हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री इन नीट और जेई पर। हम लोग बात करें बेटा जी बायोटेक की, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन वीडियो एक पहले आप लोगों के लिए बनाया था, लेकिन वहाँ पर थोड़ा राइटिंग इश्यू होने की वजह से हम लोगों ने क्या किया कि इस बार आप लोगों के लिए हम लोग लेकर के आए हैं एक बड़ी ही शानदार स्लाइड सिस्टम, और जिसके अंदर हम लोगों ने अपना जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, हम लोगों ने इसका यूज किया है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। ये बात तो हालांकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर इंट्रोडक्शन देंगे और उसके अंदर आपको बताएं पहले कि ये जो चैप्टर है बेटा 5 से 6 क्वेश्चन देता है अपने को नीट के अंदर, और इस बार नीट 2025 में मेरा अनुमान है कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिनिमम दे। जहां पर हम लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो किसी साल में ये जो दो चैप्टर है, एक बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और साथ में कहता है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ये जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है, ये दोनों मिलकर के लगभग बेटा जी आपको 10 से 12 क्वेश्चन तो देते ही देते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये आपके पास में दो चैप्टर है बेटा, और दोनों मिलकर के कम से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो आप मिनिमम मानो, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन दिया था कि बायोटेक होती क्या है, आज उसी को हम लोग वापस शुरू करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी है कि जैव प्रौद्योगिकी है क्या। तो हम कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में उन तकनीकों का हमें वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का हम लोग उपयोग करते हुए, ठीक है, मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रम यानी कि प्रोसेस का विकास करते हैं। जैसे कि डबल रोटी का निर्माण है, हमें पता है बेटा डबल रोटी के निर्माण के अंदर ईस्ट की भागीदारी होती है। जैसे हमने कहा शराब का निर्माण है, तो शराब के निर्माण में भी हम लोग बेटा कहते हैं कि ईस्ट का काम होता है, ईस्ट का यूज होता है। जैसे हम लोग इसके अंदर एक चीज और ऐड कर सकते हैं, जैसे दही का निर्माण। हमें पता है बेटा जब दही का निर्माण होता है तो दही के निर्माण में अपना एक बैक्टीरिया काम आता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस। और बेटा ये जो प्रोसेस थी जिसके अंदर अगर दही के निर्माण की बात करें तो हमारी जो माता जी थी वो हम लोग कहते हैं कि काफ़ी टाइम पहले से, ठीक है, जब हम लोग मान लो पैदा भी नहीं हुए, हमारे दादा परदादा लोग थे वो भी बेटा दही तो खाते थे। और जब दही खाते थे बेटा तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो दही का निर्माण है ये हमारे बहुत प्राचीन पीढ़ियों से चला रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो फैमिली है, वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी के जो साइंटिस्ट थे वो काफ़ी पहले से पैदा हो चुके थे। जैसे कि आप लोगों ने दही के निर्माण के अंदर देखा है कि दही के निर्माण में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा दूध को गर्म करते हैं, और जैसे दूध गर्म हुआ, उफान आया एक दो बार, हमने दूध को नीचे रखा, थोड़ा सा मामूली सा वो गर्म रहा, उस वक्त हमने क्या कर दिया उसके अंदर जामन के रूप में छाछ या दही जो भी हमें डालना होता है हम लोग डाल करके और हम लोग क्या करते हैं दही का निर्माण कर लेते हैं। अब देखो हमने कहा ये तो हमारे क्या थी प्राचीन समय के अंदर जो जैव प्रौद्योगिकी थी उसकी बात थी कि इसके अंदर हम लोग क्या करते थे जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करके मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रम का निर्माण करते थे। लेकिन वर्तमान समय के अंदर हम लोग अगर जैव प्रौद्योगिकी देखें तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, जो आनुवांशिक से रूपांतरित जीव है जिनको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जनरली बेटा जी हम लोग जीएमओ बोलते हैं, इन जीएमओ का उपयोग करते हैं। अब इन जीएमओ में क्या करना होता है बेटा, जैसे मान लो मेरे को कोई एक ऐसा उत्पाद बनाना है जो मेरे लिए यूजफुल हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि ये मान लो मेरा कोई डीएनए है, इस डीएनए के अंदर मैंने कह दिया कोई एक स्पेशल जीन की कमी है, तो मैं क्या कर दूं कहीं और से वो जीन ला करके यहाँ पर अगर जोड़ दूं, ठीक है, यानी मैंने अपने आनुवंशिक पदार्थ के साथ में छेड़छाड़ कर दी, ठीक है, तो मैं अब क्या हो गया भाई आनुवंशिक रूपांतरित जीव हो गया, यानी मेरा जो आनुवंशिक पदार्थ है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया है, ठीक है। आगे चलकर इसके अंदर हम कहते हैं कि अनेक प्रक्रम और तकनीक का समावेश हुआ। जैसे कि आपने कहा कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है जिसको हम लोग कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं परखनली शिशु का निर्माण, ठीक है, किसी जीन का संश्लेषण यानी जीन का निर्माण करना हो, ठीक है, उसका उपयोग करना हो, या फिर हम कहें हमारे पास में किसी भी डीएनए टीका का निर्माण करना हो, या फिर दोषयुक्त जीन का सुधार करना हो, ये सभी की सभी क्या है कि बायोटेक की ही पार्ट है, जैव प्रौद्योगिकी की ही पार्ट है कहीं ना कहीं। अब हमारे पास बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारी बोर्ड पेपर के अंदर भी पूछा जाता है और हमारी जो नीट का पेपर है वहाँ पर भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ईएफबी के अकॉर्डिंग बायोटेक है क्या। तो ईएफबी की सबसे पहले हमें बेटा फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और ईएफबी की फुल फॉर्म है बेटा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसको हम लोग बेटा प्यार से ईएफ भी बोलते हैं, ये कहता है कि बायोटेक अगर आपको रियली में पढ़नी है तो आप एक तो काम करो इसके अंदर नेचुरल साइंस को डाल दो, और साथ में आप क्या करो जो अपनी जो मॉडर्न बायोटेक है उसको भी डाल दो। तो हमने कहा भाई ये नेचुरल और ये क्या होती है, तो हमने कहा जो नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक, जो कि अभी हमने देखा ये जो पुराने वाली थी ना इसको हम लोग नेचुरल बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग किसी जीवधारी की जो प्राकृतिक क्षमता है उसी का उपयोग करते हैं।
जबकि मॉडर्न वाली में आपने देखा कि हम लोग क्या करते हैं, जो वांछित जीन है, जो आनुवंशिक पदार्थ है, उसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि जो ईएफबी थी, इसने कहा कि दोनों जो परंपरागत विचार है और आधुनिक आणविक जैव प्रौद्योगिकी का समावेश है, वही रियलिटी के अंदर क्या है, जैव प्रौद्योगिकी है। तो ईएफबी द्वारा जो दी गई परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है कि नए उत्पादों और सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, जीवों, कोशिकाओं, इसके अंगों तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन। यानी कि ये कहती है कि फॉर न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, देयर सेल्स, ऑर्गन एंड देयर मोलिकुलर एनालॉग्स, इट इज ऑल्सो नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि हम कहें कि आप लोगों को क्या करना है, जो अपनी प्राकृतिक विज्ञान, जो पुराने टाइम वाली जो हम कहते हैं जैसे दूध से दही का निर्माण है, वो हमारी प्राकृतिक बायोटेक हो गई, जैव प्रौद्योगिकी हो गई। और जीव का उपयोग कर लिया आपने, उनकी कोशिका का उपयोग कर लिया, उनके आपने किसी अंग का उपयोग कर लिया, या फिर आपने क्या कर लिया, उनके किसी भी आणविक अनुरूप, यानी कि आपने उनके किसी भी बायोमोलिक्यूल यानी कि जैव अणु का उपयोग कर लिया और अपने लिए उपयोगी उत्पाद बनाए, तो ये सारे के सारे आपके बायोटेक में आते हैं। अगर सीधी बातों में बात करें तो ईएफबी एक ही बात कहती है कि आपके परंपरागत विचार ले लो और मॉडर्न बायोटेक ले लो, जो कि हमने पहली लाइन में लिखी है कि परंपरागत विचार और आधुनिक आणविक जैव प्रौद्योगिकी का समावेश है। हालांकि लिखने में एनसीईआरटी ये भी दे सकती थी कि अपनी जो ट्रेडिशनल, जो अपनी थिंकिंग थी, ट्रेडिशनल जो बायोटेक थी और जो मॉडर्न बायोटेक है, दोनों को मिलाओ तो आपके पास में बायोटेक की सही डेफिनेशन आ जाएगी। बट ये एनसीईआरटी है, अगर इतना सिंपल ही बता दे तो लोग इसको एनसीईआरटी ही क्यों कहेंगे फिर। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग कि बायोटेक के अपने पास में जो सिद्धांत है वो क्या क्या है। अगर बात करें प्रिंसिपल की या सिद्धांत की, अगर हम लोग बात करें प्रिंसिपल या सिद्धांत, तो हम लोग कहते हैं कि जो जैव प्रौद्योगिकी है, ठीक है, इसके अंदर मेनली दो तकनीकों का योगदान है। पहली तकनीक है बेटा आपकी आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, वही चीज है कि कोई भी पदार्थ है उसका आनुवंशिक पदार्थ है ना, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, आप क्या कर लो, इसके केमिकल के अंदर, इसके रसायन के अंदर क्या कर लो, बदलाव कर लो। ठीक है, और बदलाव करके, ठीक है, रसायन के अंदर क्या कर लो, पहले तो अपने क्या करना है, बदलाव करना है। तो यहाँ पर बदलाव वर्ड छूटा हुआ है तो आप लोग लिख लें भाई, यहाँ बदलाव कर, इसे क्या करना है, परपोसी, जो कि अपनी होस्ट सेल है, ठीक है, उसके अंदर आपको प्रवेश कराना है। जब हम कहेंगे, जैसे अगर मान लो मेरे अंदर, मान लो कि एकदम सरल स्वभाव का जीन, अगर मेरे को क्रूर स्वभाव का जीन मैं अपने अंदर डालूंगा, तो मेरी जो क्रूरता है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखेगी। तो हम कहेंगे कि हमने क्या कर लिया, जो क्रूरता का जीन था वो डाला, तो उससे मेरे लक्षण भी बदल गए। तो हमने कहा कि अगर मैं अपने अंदर कोई भी जीन प्रवेश करवा रहा हूँ तो उसके जो फिनोटाइप है, उसके जो समलक्षण है, वो भी हमारे सामने प्रदर्शित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम केमिकल इंजीनियरिंग की, जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक इंजीनियरिंग। इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो, अगर मैं कह रहा हूँ ये बैक्टीरिया मेरे लिए यूजफुल है जो कि इस प्लेट के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है, अगर मान लो मेरे को इन बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में ग्रो करवाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ रसायनों का यूज करके इस लेबोरेटरी के अंदर ऐसा माध्यम तैयार करना पड़ेगा कि इस प्लेट में रखे हुए सिर्फ और सिर्फ मेरे बैक्टीरिया ही ग्रो कर पाए, अदर बैक्टीरिया वगैरह कोई भी जीव है वो ग्रो ना कर पाए। ठीक है, नहीं तो आपने देखा था जो एक चैप्टर आता है अपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो एक पेनिसिलिन नामक की जो अपनी प्रतिजैविक औषधि थी, उसका निर्माण कुछ इसी प्रकार की विसंगति के कारण हो गया था। क्योंकि वहां पर क्या था कि जो प्लेट थी वो धुली हुई नहीं थी, और उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ मोल्ड थे वो ग्रो करने लगे, और हमने देखा कि उस मोल्ड की वजह से हमें आज पेनिसिलिन के बारे में पता चल सका, हमें पता चल सका कि एंटीबायोटिक नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक वाली घटना हमारे साथ नहीं हो जाए, क्योंकि हमें तो अभी क्या करना है, अपना जो वांछित जीन है उसी को ग्रो करवाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, केमिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में रोगाणु रहित, यानी कोई अन्य सूक्ष्म जीव नहीं हो, यानी कि सूक्ष्म जीव संदूषण रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों, सुकेंद्र की कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे प्रतिजैविकों, टीके, एंजाइमों आदि का निर्माण किया जा सके। यानी हम लोग वही प्रतिजैविक या वही टीका या वही एंजाइम बनाए जो कि हमारे लिए वांछित हो, जो कि हमारे लिए डिजायर्ड हो, जो कि हमारी इच्छा वाला हो, जिसको हम बोलते हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट या वांछित उत्पाद, डिजायर्ड प्रोडक्ट या वांछित उत्पाद। तो ये बात थी बेटा अपने जो जैव प्रौद्योगिकी थी उसके प्रिंसिपल्स की बात। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि किसी ने कहा कि यार आपको ये करना तो आप मेंडल बाबा को याद करो। मेंडल बाबा ने क्या किया था, लैंगिक जनन का उपयोग किया। अब उन्होंने लैंगिक जनन का उपयोग क्यों किया, क्योंकि हम कहते हैं कि आनुवंशिक जो जनन है, जो अलैंगिक जनन है, उसकी अगर हम लोग बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हम कहते हैं कि वो क्या करता है, आनुवंशिक सूचनाओं को परिरक्षित यानी कि एकदम एज इट इज रखता है। जबकि लैंगिक जनन में हम लोग कहते हैं गैमेट फ्यूज होंगे, तो उस टाइम हम कहेंगे कि गैमेट बनने से पहले हम लोग कहते हैं कि गैमेट के निर्माण के दौरान मियोसिस भी होता है। तो उससे क्या होता है कि विभिन्नता होती है, और कुछ जो विशिष्ट आनुवंशिक व्यवस्था के संयोजन के कारण हम कहते हैं कि हमें कुछ नए लक्षणों का प्रतिपादन का अवसर भी मिलता है, जो जीव या आबादी हेतु लाभकारी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने वहां पर लैंगिक जनन को प्राथमिकता दी थी। अब ये कह रहे हैं कि लैंगिक जनन से क्या होगा, विभिन्नता उत्पन्न होगी। अगर अलैंगिक जनन हम करवाएंगे तो बेटा सारे के सारे क्लोन है, उस समय कोई विभिन्नता नहीं मिलेगी।
अब आ गया कि परंपरागत संकरण की विधियां जो कि पौधों और जंतुओं के जनन में उपयोगी है, इसके द्वारा वांछित जीन के साथ साथ बेटा क्या होता है, अवांछित जीन भी चले जाते हैं। जैसे कि हम कह रहे थे कि मेंडल बाबा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मेंडल बाबा चाह रहे थे कि मेरे को गोल बीज है उसके साथ में पीला बीज मिले, ठीक है, भाई गोल है उसके साथ में पीले रंग का बीज मिले, लेकिन हमें पता है कहीं ना कहीं ये गोल तो आ रहा था, लेकिन गोल के साथ साथ में हमें कहीं ना कहीं ग्रीन बीज भी मिल रहा था, यानी कि हमारा जो वांछित लक्षण है गोल, उसके साथ साथ में हमें ग्रीन भी मिल रहा था, हरा भी मिल रहा था। तो हम कह रहे हैं कि वांछित के साथ साथ अवांछित लक्षण भी आ जाते हैं। अब इन कमियों को दूर करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों के अंदर जीन क्लोनिंग और जीन स्थानांतरण का उपयोग किया गया, ठीक है, और इससे पुनर्योगज डीएनए, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए, इनका निर्माण किया गया, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, अवांछित जीन का उपयोग ही नहीं किया, यानी कि बिना अवांछित जीनों के केवल एक या अधिक वांछित जीनों को चुने हुए जीवों के अंदर स्थानांतरित कर देते। जैसे मान लो मेरे ये जीन है, इनमें से मान लो ये वाला जीन है या वाला, ये मेरे लिए मैं चाह ही नहीं रहा कि भाई किसी आगे के अंदर ट्रांसफर हो, किसी होस्ट सेल के अंदर मैं डालूं, मैं चाह रहा हूँ मेरा तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो जीन है ये ट्रांसफर करूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस जीन को यहाँ से काटूंगा और मेरे होस्ट के अंदर एंटर करवा दूंगा। लेकिन अगर हम लोग लैंगिक जनन चाहते हैं तो हम कहते हैं पूरा का पूरा जीन एक साथ जाता, ठीक है, यानी कि अपने वांछित के साथ साथ में अवांछित लक्षण है वो भी चले जाते हैं, ठीक है। तो हमने बायोटेक से यही उपचार किया कि हमारे सिर्फ और सिर्फ वांछित लक्षण है वही जा पाए। आगे हम बात करते हैं, हमने अभी एक नाम देखा पुनर्योगज डीएनए, बोले तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि पुनर्योगज डीएनए जो पहली बार बना था ये कब बना था, किसने बनाया था। तो बेटा ध्यान रखना 1972 के अंदर साइंटिस्ट आए थे स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। इन्होंने क्या किया, एक प्लाज्मिड से क्या किया, डीएनए का टुकड़ा काटा, ठीक है, और उसके अंदर प्रतिजैविक प्रतिरोधकता प्रदान करने वाला जो जीन था, ठीक है, उसको वहां पर जोड़ दिया। इन्होंने क्या किया, एक सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि एक प्लाज्मिड लिया, ठीक है, और ये प्लाज्मिड इन्होंने निकाला था बेटा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नामक बैक्टीरिया से निकाला, ठीक है। और हमें पता है कि जो नेचुरल प्लाज्मिड होता है, ठीक है, इन्होंने वो नेचुरल प्लाज्मिड निकाला, ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, कोई एक प्रतिजैविक प्रतिरोधकता वाला, जैसे मैंने कह दिया भाई प्रतिजैविक, जैसे आपके सामने एम्पीसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, कैनामाइसिन या क्लोरमफेनिकोल है, उनमें से कोई सी भी एक ले ली, जैसे हमने नाम ले लिया एम्पीसिलिन, इसका इन्होंने क्या कर दिया, एक प्रतिजैविक जीन था वो इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब वो डाला कैसे, तो हम कहेंगे सबसे पहले इन्होंने प्लाज्मिड को निकाला होगा और सामने वाले बैक्टीरिया के जीन को भी निकाला होगा। फिर इन्होंने क्या किया, जो यहाँ प्लाज्मिड था इसको यहाँ से कट किया होगा, ठीक है, और कट करने के बाद में हम कहेंगे हमारा ये जो डिजायर्ड जीन जो कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी था इसको भी यहाँ से इस तरीके से कट किया होगा, ठीक है, और कट करने के बाद में हम कहेंगे इन दोनों को इन्होंने आपस में जोड़ दिया होगा, ठीक है, और जोड़ करके हम कहेंगे हमारे पास में कुछ ऐसा सा उत्पाद आपको देखने को मिल गया होगा जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि एक हमारा वांछित जीन है और एक हमारा अवांछित जीन है। तो हमने कह दिया कि ये हमारा वांछित जीन था और ये बाकी बचा हुआ जो था आपका प्लाज्मिड था। तो हमने इस तरीके से जो गुलाबी रंग में जो आपको दिखाया जा रहा है ये हमने कहीं ना कहीं अपना वांछित जीन है वो इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। ये काम सबसे पहले अपने भाई लोगों ने किया था जिनका नाम था स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। कब किया, तो 1972 के अंदर। तो हम कहते हैं कि प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के सहज प्लाज्मिड, ठीक है, यह प्लाज्मिड है क्या, इसके बारे में दे रखा है, ये गोलाकार गुणसूत्र बाह्य डीएनए जो स्वतः प्रतिकृति करने की क्षमता रखता है, मैं प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूट लेखन जीन के जुड़ने से हो सका था। स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 के अंदर उपरोक्त कार्य प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काटकर संपन्न किया जिसमें प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए जिम्मेदार जीन था। आणविक कैंची कहे जाने वाले प्रतिबंधन एंजाइम की खोज से डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटना संभव हो सका। यानी अभी हमने कहा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने डीएनए को कटवाया है, तो जब डीएनए को कटवा रहे हैं तो कटवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ हम कह रहे हैं कि एंजाइम चाहिए होंगे, और उन एंजाइम को हमने स्पेशल नाम दिया बेटा, वो है प्रतिबंधन एंजाइम। अब हम देखते हैं कि प्रतिबंधन एंजाइम होता क्या है। तो हम लोग बेटा कहते हैं कि प्रतिबंधन एंजाइम वो टूल है जो कि हमें पुनर्योगज डीएनए तकनीक में चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग पुनर्योगज डीएनए तकनीक के टूल्स के बारे में बात करें तो हम कहते हैं जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक है इसके अंदर जो टूल्स आपके काम आते हैं, उन टूल्स के अंदर जो पहला आपका जो टूल है उसका नाम ही बेटा एंजाइम है, ठीक है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं भाई टूल्स कौन कौन से आपको चाहिए, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं टूल्स की, तो टूल्स के अंदर बेटा सबसे पहला जो आपका टूल है उसका नाम है बेटा एंजाइम, ठीक है। एंजाइम के बाद में बेटा आपको चाहिएगा कोई ना कोई एक संवाहक जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डिजायर्ड जीन को जोड़कर जो हमारा वांछित जीन है उसको हम लोग पोषी कोशिका के अंदर डाल सकें। तो हमारी दूसरी इसके अंदर जो टूल आएगा वो आएगा वांछित जीन, जिसको हम बोलते हैं बेटा डिजायर्ड जीन। और जो तीसरा इसके अंदर काम आएगा वो आएगी हमारी पोषी कोशिका, पोषी कोशिका, ठीक है। ये हमारे पास में वो चीज़ें आ रही जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो हो गया एंजाइम, दूसरा हो गया वांछित जीन और तीसरा हो गया पोषी कोशिका, ठीक है।
ये हमारे लिए वो चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन अब हमें एक चीज़ और करनी है कि हमारे पास में यहाँ पर संवाहक की भी ज़रूरत है। तो ये 4 अपने पास में वो चीज़ें हैं, अगर ये हमारे पास में हो और हमें थोड़ा सा अगर बायोटेक का ज्ञान हो बेटा, तो हम इजीली बेटा बायोटेक का जो काम है वो कर सकते हैं, यानी कि पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कर सकते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, जहाँ पर हम लोग कहते हैं आगे की तरफ हमें दे रखा है कि कटे हुए डीएनए का भाग प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है। ये प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर की तरह कार्य करता है, ठीक है। यानी वेक्टर क्या होता है उसके बारे में बता रखा है, जो जुड़े डीएनए को स्थानांतरित करता है। यानी हमने कहा जो कोशिका उसके अंदर डालेगा। जैसे मैंने कहा भाई ये मेरा अभी मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया था, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने कह दिया यहाँ पर अपना डिजाइड जीन जोड़ा है, ठीक है। तो ये जब बाकी बचा हुआ ये जो पार्ट है जो प्लाज्मिड है, ये हम कह रहे हैं यहाँ पर वेक्टर की तरह काम कर रहा है, एक वाहन की तरह काम कर रहा है, जो कि हमारे इस डिजाइड जीन को इस कोशिका के अंदर लेकर के जा रहा है, ठीक है। तो संभवतः आप जानते हैं कि मच्छर है वो कीट संवाहक के रूप में मलेरिया परजीवी को मानव शरीर के अंदर डालता है। हमें पता है कि जब मच्छर हमारे शरीर को काटता है, ठीक है, तो मच्छर जब भी हमारी बॉडी के अंदर काटेगा तो काटते टाइम वो क्या करेगा, अपने जो स्पोरोजोइट है उनको डाल देता है, ठीक है। और वो स्पोरोजोइट के रूप में क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया को फैलाने का काम कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कहीं ना कहीं मच्छर भी क्या कर रहा है, एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है। हमने उसी से ये बात सीखी, तो हमने कहा कि मच्छर कीट संवाहक के रूप में मलेरिया परजीवी को मनुष्य शरीर में स्थानांतरित कर देता है। ठीक उसी तरीके से प्लाज्मिड को संवाहक के रूप में प्रयोग कर विजातीय डीएनए के खंड को परपोषी जीवों में पहुंचाया जाता है। अब अपने पास में बेटा बात है कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के साथ जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज के द्वारा है। ये हम लोग बेटा पहले पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले चैप्टर में, जहां पर आप लोगों को पता है कि जो भी डीएनए को जोड़ने का काम है वो लाइगेज करता है, क्योंकि लाइगेज आया भी आपके वर्ड लाइगेशन से है, जिसका मतलब भी यही है जुड़ना। जो डीएनए अणु के कटे हुए भाग पर कार्य करता है और उसके किनारों को जोड़ने का काम करता है। इस संयोजन से हम लोगों ने पात्रे यानी कि इन विट्रो नए गोलाकार स्वतः प्रतिकृति करने वाले डीएनए का निर्माण होता है, और इसी डीएनए को हम लोग बेटा पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। यानी कि आपके सामने एक पुनर्योगज डीएनए की पूरी डेफिनेशन दे चुके हैं हम लोग। जब ये डीएनए इसर्सियाई कोलाई यानी कि इकोलाई एक जीवाणु के अंदर, ठीक है, साल्मोनेलास जो मिलता जुलता है इसके अंदर हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो हम कहेंगे इकोलाई के अंदर जो हमने प्लाज्मिड डाला है इसके अंदर ओरी साइट है खुद की, यानी कि वो साइट है जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है कि बहुत सारी प्रतिकृतियां कर सकता है। तो हमने कहा कि जैसे ही हमारा ये जो आपका पुनर्योगज डीएनए था इसको हमने इकोलाई में डाला तो ये वहाँ पर अपनी कई सारी कॉपियाँ बना लेगा। तो ये बात आपके सामने लिखी है कि ये डीएनए इकोलाई जो एक साल्मोनेलास से काफ़ी मिलता जुलता है उसमें स्थानांतरित करते हैं, तो नए परपोसी के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करके अनेक प्रतिकृतियाँ बना लेता है, ठीक है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की प्रति का इकोलाई में गुणन होता है, और उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बेटा क्लोनिंग। यानी हमने जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन था वो इस प्लाज्मिड के अंदर डाला, ठीक है। अभी प्लाज्मिड जैसे इकोलाई के अंदर जा रहा है तो हमने कहा भाई जैसे इकोलाई के अंदर आ रहा है तो इकोलाई तो अगर डिवाइड करे या ना करे, लेकिन ये क्या करेगा अपनी कई सारी कॉपियां बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन था इसकी यहाँ पर कई सारी कॉपियां बन गई, ठीक है, कई सारी इसकी प्रतियां बन गई, और उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा क्लोनिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अंदर सबसे पहले हमें बात ये पता होनी चाहिए भाई हमारे पास में हमारा वांछित जीन क्या है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इस वांछित जीन को क्या करना होगा कि जो हम जिस परपोसी के अंदर इसको डालना चाह रहे हैं उसके अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है, यानी उसका स्थानांतरण करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो स्थानांतरित डीएनए इसको हमें होस्ट कोशिका में सुरक्षित रखना होगा और उसकी संतति में स्थानांतरित करना होगा, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि जीवों के आनुवंशिक रूपांतरण में कौन से 3 मूलभूत चरण है, तो पहला चरण है बेटा हमारा जो डिजायर्ड जीन है, जो वांछित जीन है, उस वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना। दूसरा क्या है कि आपका जो चिन्हित डीएनए है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, परपोसी के अंदर ट्रांसफर करना है। उसके बाद में आपको दे रखा है कि स्थानांतरित डीएनए को परपोसी के अंदर सुरक्षित रखना है और उसकी संतति में स्थानांतरित करना है, ठीक है। ये जो काम जो सबसे पहले ये जो आनुवंशिक रूपांतरण के काम जो करने चालू किए थे, ठीक है, इनमें जो हमारे जो बायोटेक के जो फादर माने जाते हैं उनका नाम है बेटा पोल बर्ग, ठीक है। पोल बर्ग ने क्या किया, इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक माना जाता है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग के फादर माना जाता है, इन्हें जनक माना जाता है। इन्होंने लेमडा फेज की हेल्प से जो सीमियन 40 वायरस था, ठीक है, जिसको हम SV40 वायरस कहते हैं, कि जीन को क्या कर दिया, इकोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। यानी इन्होंने क्या किया, एक SV40 वायरस था, इसके जीन को लेमडा फेज की हेल्प ली और इकोलाई के अंदर डाल दिया, ठीक है। यहाँ तक की बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए। बात करते हैं आगे की हमारी 9वीं स्लाइड, जिसके अंदर हमने वही बातें लिखी है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन कौन कौन से हैं, जो टूल्स है वो कौन कौन से हैं। तो हम कहते हैं कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग या पुनर्योगज डीएनए तकनीक तभी संपादित हो सकती है बेटा जब हमारे पास तकनीकी साधन जैसे कि एंजाइम हो, संवाहक हो और हमारे पास में परपोसी जीव हो।
अगर ये साधन हमारे पास में उपस्थित हो तो हम लोग कहेंगे कि बेटा हम लोग कैसे भी करके और अपना जो प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं। इसके अंदर एक चौथी चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास में इसके साथ साथ में वांछित जीन भी होना चाहिए, डिजायर्ड जीन भी होना चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें हमारे पास में हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास में एक प्लाज्मिड आपके सामने ले रखा है मैंने, और यहाँ पर मान लो मैंने एक बाह्य डीएनए ले लिया जिसके अंदर मैंने कहा कि मेरा यहाँ पर वांछित जीन है इसके अंदर, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अगर ये प्रोसीजर करना है तो इसको और इसको सेम ही आरई से घटाना पड़ेगा। सेम से क्यों घटाना पड़ेगा, देखो जैसे मैंने कहा भाई मेरे पास एक प्रतिबंधन एंजाइम जिसको हम लोग आरई बोलते हैं, उसका नाम मान लो मैंने ले लिया इको R1। ये मान लो एक विशिष्ट स्थल से काटता है GAATTC, GAATTC। मैं कह रहा हूँ ये G और A के बीच में से काटता है बेटा, तो इसको काटने के बाद में जो हमें खंड मिलेंगे वो कुछ ऐसे मिलेंगे GCTTA, ठीक है। अब देखो, और इसके जो सामने वाला जो सिरा मिल रहा है वो ऐसा मिल रहा है AATTCG, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये हमें यहाँ से चिपचिपे सिरे मिल रहे हैं। और अगर मान लो मेरे को इसका अगर कोई संपूरक जीन मिलता है, इसका अगर संपूरक डीएनए मिलता है तो मैं कहूँगा ये उसके साथ जुड़ जाएगा। अगर इसका संपूरक मिलता है तो मैं कहूँगा ये उसके साथ में जुड़ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि समान प्रकार के आरई से काटना पड़ेगा, नहीं तो पता चला हमने अलग अलग आरई से काटा है तो पता चला ए से जुड़ने के लिए सामने जी आ रहा है और ए और जी तो बेटा आपको पता है जुड़ भी नहीं पाते। तो ये संपूरकता बनी रहे इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग समान ही प्रकार के यानी कि एक ही सेम आरई का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसा कि अभी आपको इस डायग्राम के अंदर मैंने बताया, तो हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में ये पता है कि हम लोगों ने पहले क्या किया कि आरई का यूज करके अपने डीएनए को काट लिया। तो यहाँ पर देखो मैंने जैसे इस डीएनए को यहाँ पर काटा है, ठीक है, और यहाँ से मैंने कहा इस प्लाज्मिड को भी मैंने काट लिया। अब मैं क्या करूंगा, लाइगेज का यूज करूंगा, ठीक है, और इन दोनों को मैं आपस में जुड़वा दूंगा। अब जुड़ाने के बाद में मेरे को क्या करना है कि ये जो डीएनए है मेरा, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या हिंदी में हम लोग बात करें बेटा तो इसको हम बोल देते हैं बेटा पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए, या इसी को बेटा हम लोग नाम दे देते हैं काईमेरा डीएनए, काईमेरा डीएनए। अब मेरे को क्या करना है, इसको किसी मेरी एक पोषी कोशिका के अंदर डालना है। जैसे मैंने कहा कि मेरी पोषी कोशिका है, उसका मैंने नाम ले लिया इकोलाई, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर मैं इसको इकोलाई के अंदर डाल रहा हूं और अगर ये ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, यानी कि इसका रूपांतरण हो जाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो मैं कहूँगा अब ये जो मेरी कोशिका इकोलाई, इसको मैं बोल दूंगा रूपांतरज कोशिका यानी ट्रांसफॉर्मेंट सेल, ठीक है। मैं कहूँगा जब ये इकोलाई के अंदर चला गया तो जैसे ये इकोलाई आगे जाकर के डिवाइड होगी तो मेरी जो डीएनए की कॉपियाँ हैं वो भी तो ज़्यादा बनती जा रही है, ठीक है। और मेरा मकसद यही था कि हम लोग कैसे भी करके अपने डीएनए को ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी करवाते रहे। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग अभी तक का रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बेटा आगे बात करते हैं कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक है वो कैसे संपन्न करवाई जाती है। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक को संपन्न करवाने के लिए हम सबसे पहले टूल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में जो टूल है उसका नाम है बेटा एंजाइम, ठीक है। और इस एंजाइम के अंदर हम लोग बेटा जो सबसे पहले एंजाइम देखते हैं उनमें पहला एंजाइम आता है बेटा अपघटनकारी एंजाइम या लाइटिक एंजाइम। अब ये लाइटिक एंजाइम क्या है भाई, तो हम कहते हैं कि हमारा जो डीएनए है ना बेटा वो केंद्र के अंदर कुछ इस टाइप से पड़ा रहता है। तो हमने कहा ये केंद्र के अंदर पड़ा है। इसके बारे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोशिका द्रव्य है, अगर पादप कोशिका है तो हमने कहा ये कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ हम लोग कहेंगे बेटा ये आपकी कोशिका भित्ति है। तो हमें क्या करना है, अगर इस डीएनए को निकाला तो हम लोग सीधा तो है नहीं यहाँ से सिरिंज डाली डीएनए को बाहर निकाल लिया, तो हमें क्या करना है कैसे करके इस डीएनए के बाहर की जो झिल्लियों का आवरण है इनको तोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग कहते हैं कि डीएनए झिल्लियों से घिरा रहता है, इसलिए कोशिका को तोड़कर खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए जैसे वृहद डीएनए दूसरे वृहद अणु जैसे कि आरएनए है, प्रोटीन है, बहुशर्करा है, यानी कि आपकी पॉलीसेकेराइड है, लिपिड है, इनके साथ में इनसे अलग हो सके, इनसे मोचित हो सके। जैसे अगर मान लो मैंने कहा कि मेरे पास में जीवाणु कोशिका है तो इसके लिए मेरे को लाइसोजाइम का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लाइसोजाइम बेटा आपको पता है कि एंटीबैक्टीरियल एक्शन रखता है और वो क्या करता है जो बैक्टीरिया है जो जीवाणु होता है इसकी सेल वॉल को तोड़ देता है, ठीक है। अगर मेरे पास पादप कोशिका तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेलुलोज का उपयोग करना पड़ेगा बेटा। अगर इसी टाइप से मेरे पास में कोई कवक कोशिका है, फंगल सेल है, तो उसके लिए मेरे को बेटा काइटिनेज का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इस हिसाब से अगर मेरे पास में कोई मान लो सीधी की सीधी अगर जंतु कोशिका आ जाती तो जंतु कोशिका के बारे हम कहेंगे बेटा कोशिका भित्ति तो होती नहीं है, खाली कोशिका झिल्ली होती है, तो वहां पर मैं क्या करता बेटा लाइपेज का और प्रोटीएज का यूज करता, ठीक है। अब मान लो मैंने ये यूज कर लिया, लेकिन अभी भी मेरा डीएनए क्या पूरी तरीके से फ्री नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी डीएनए के अंदर हमें पता है कि जब डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि डीएनए क्या करता है, हिस्टोन अणुओं के जो अष्टक होता है जिसको हम हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम कहते हैं H2A, H2B और H3 और H4, प्रत्येक के क्या होते हैं, दो दो अणु होते हैं जो मिलकर के एक हिस्टोन अष्टक बनाते हैं, ठीक है। इसके चारों हम कहते हैं डीएनए इस तरीके से लिपटा रहता है
और बाद में हम कहते हैं H1 प्रोटीन आता है, वो लिंकर की तरह काम करता है। तो अब हमें क्या करना है, इन प्रोटीन्स वगैरह को भी अलग करना है। तो इनको अलग करने के लिए अंदर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है उनको अलग करने के लिए बेटा हमें इसको लाइपेज के साथ में और इसको प्रोटीएज के साथ में बेटा संसाधित कराना पड़ेगा। वो हम लोग अभी देखते हैं, देखिए ठीक है। उससे पहले हमें यहाँ पर डीएनए को काटने के लिए बात बोली गई है कि प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग कीजिए। तो आज हम लोगों ने बेटा बायोटेक को इनिशियल से शुरू किया था और हमने बायोटेक के जो टूल्स है वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। और आज के लिए हम लोग बेटा इतना ही करेंगे, ताकि अगले लेक्चर में हम लोग शुरुआत से जो आपका रिवाइज कराते हुए हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तक बढ़ते हुए अभी देख लीजिए आप लोगों के सामने हमने इसके अंदर काफ़ी अपने PDF के पन्ने बना रखे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये देखिए इस चैप्टर के हमने पूरे के पूरे नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पूरा करवा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पे। और जो भी डाउट हो बेटा आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, नहीं तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है केमिस्ट्री मैन नीट जेईई उसके अंदर भी आप लोग अपने डाउट्स वगैरह भेज सकते हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ में। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं जल्दी।